रंग से परे एक नए सवेरे की संपूर्ण कहानी। सांवलेपन का साया और समाज का दोहरा चेहरा। शहर के एक शांत मोहल्ले में स्थित शांति निकेतन नाम का छोटा सा घर बाहर से भले ही सादा दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा और मायूसी का साया हमेशा मंडराता रहता था। वो घर था रामेश्वर जी का। रामेश्वर जी एक सेवानिवृत्त सरकारी क्लर्क थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी और सादगी से बिताई थी। उनकी पत्नी मालती देवी एक गृहिणी थी, जिनका संसार अपने पति और इकलौती बेटी कोमल के इर्द गिर्द ही घूमता था। कोमल अपने नाम की ही तरह अत्यंत कोमल, सहनशील और सुलझे हुए विचारों वाली लड़की थी। ईश्वर ने उसके रंग रूप में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सिवाय एक बात के। उसके नैन नक्श इतने सुघड़ और तीखे थे कि चित्रकार की कलम भी शर्मा जाए। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें जैसे किसी शांत झील में ठहरा हुआ जल हो। उसकी सुडैल नाक, पतले ओठ और कंधे तक लहराते घने काले बाल उसकी सादगी में चार चांद लगा देते थे। लेकिन इस पूरी सुंदरता के ऊपर एक पर्दा पड़ा था, उसके सांवले रंग का। हमारे समाज की ये अजीब विडंबना है कि यहाँ सुंदरता का पैमाना इंसान के मन, उसके चरित्र या उसके नयन नक्श से नहीं, बल्कि उसकी त्वचा के गोरेपन से तय किया जाता है। कोमल का रंग थोड़ा गहरा सांवला था, और बस यही एक बात उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई थी। जैसे जैसे कोमल की उम्र बढ़ने लगी, रामेश्वर जी और मालती देवी की चिंताएं भी गहरी होती गईं। जब कोमल 22-23 साल की थी, तब से ही उसके लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी गई थी। शुरुआती सालों में तो रिश्ते वाले आते, चाय नाश्ता करते और फिर सोच कर बताएंगे बहाना बनाकर चले जाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का व्यवहार और भी कड़वा और स्पष्ट होता गया। कई बार तो लड़के वाले चाय का कप हाथ में लिए सीधे मुंह पर कह देते, अरे रामेश्वर जी, लड़की के नए नक्श तो बहुत तीखे हैं, बात व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन रंग ज़रा दबा हुआ है। हमारे लड़के के लिए तो गोरी चिट्ठी बहू चाहिए ताकि जोड़ी जमे। ऐसे ताने सुनकर मालती देवी का कलेजा छलनी हो जाता। वो रात रात भर अपने कमरे में बिलक बिलक कर रोती। रामेश्वर जी अपनी लाचारी पर घुटते रहते कि उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए, लेकिन वो उसे वो गोरा रंग न दे सके जिसकी मांग ये बाजार बन चुका समाज कर रहा था। कोमल ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को टूटते देखा था। हर बार जब कोई रिश्ता ठुकराया जाता, तो उन लड़के वालों के जाने के बाद घर में जो खामोशी छा जाती, वो कोमल के दिल को चीर देती थी। धीरे धीरे कोमल के अंदर का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसने खुद को अपने कमरे में समेटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते साल बीतते गए। 24, 26, 28 और अब कोमल 30 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी उम्र की ज़्यादातर सहेलियों की शादियां हो चुकी थीं, उनके बच्चे हो चुके थे और वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त थीं। दूसरी तरफ कोमल के लिए अब रिश्ते आना भी लगभग बंद हो चुके थे। जो रिश्ते आते भी थे, वो या तो बहुत अधिक उम्र के पुरुषों के होते थे या फिर भारी दहेज की मांग करने वाले लालची लोगों के। 30 की उम्र में पहुंचकर कोमल ने अपने मन से शादी की सारी उम्मीदें पूरी तरह ख़त्म कर लीं। उसने अपनी नियति से समझौता कर लिया था। उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया, बाबूजी, अब मेरे लिए कोई रिश्ता मत ढूंढिए, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। कोमल ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पास के ही एक निजी स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। उसने अपना पूरा ध्यान बच्चों को पढ़ाने, किताबें पढ़ने और घर के कामों में लगा दिया। उसने अपने दिल के दरवाजे खुशियों के लिए बंद कर लिए थे और मान लिया था कि उसकी ज़िंदगी अब इसी शांति और एकांत में बीतेगी। मौसम बदल रहा था। बारिश का महीना था और चारों तरफ नमी छाई हुई थी। उसी दौरान कोमल के घर के ठीक सामने वाला जो मकान सालों से बंद पड़ा था, वहाँ अचानक हलचल शुरू हुई। मकान की सफाई होने लगी और रंग रोगन का काम शुरू हो गया।
कुछ ही दिनों में वहाँ एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार में कुल 3 सदस्य थे। अभिजीत, उनकी वयोवृद्ध माँ भावना देवी और 2 साल का एक नटखट बच्चा जिसका नाम वंश था। अभिजीत एक बेहद सुलझे हुए, गंभीर और ऊंचे कद काठी के व्यक्ति थे। वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर सिविल इंजीनियर थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और आंखों में गहरा सन्नाटा पसरा रहता था। पहली नज़र में कोई भी बता सकता था कि इस व्यक्ति ने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान झेला है। दरअसल अभिजीत का अतीत दुखों से भरा था। 3 साल पहले उनकी शादी श्वेता नाम की लड़की से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के 1 साल बाद जब श्वेता गर्भवती हुई तो पूरे घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे के जन्म यानी डिलीवरी के समय कुछ गंभीर चिकित्सीय जटिलताएं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गईं। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो श्वेता को नहीं बचा सके। मासूम वंश ने दुनिया में कदम रखा लेकिन अपनी माँ की छाँव हमेशा के लिए खो दी। श्वेता की मौत ने अभिजीत को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। वो गहरे अवसाद में चले गए थे। उस समय उनकी बूढ़ी माँ भावना देवी ने खुद को संभाला और मासूम वंश की खातिर अभिजीत को वापस जिंदगी की पटरी पर लाने की कोशिश की। अपनी पत्नी की यादों में खोए अभिजीत ने अपने दिल में एक कसम खा ली थी कि वो अपने जीवन में कभी किसी दूसरी औरत को श्वेता की जगह नहीं देंगे। वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। उनके जीवन का अब केवल एक ही मकसद बचा था, अपने बच्चे वंश की परवरिश करना और अपनी बूढ़ी माँ का ध्यान रखना। पुराने शहर की यादें उन्हें बार बार श्वेता की याद दिलाती थीं और तड़पाती थीं। इसीलिए अभिजीत ने अपना तबादला इस नए शहर में करवा लिया था ताकि वो अपनी माँ और बेटे के साथ एक नई शुरुआत कर सकें। शुरुआती दिनों में दोनों पड़ोसियों के बीच केवल औपचारिक बातचीत ही होती थी। सुबह जब अभिजीत ऑफिस के लिए निकलते तो रामेश्वर जी को देखकर केवल हाथ जोड़कर नमस्ते कह देते। कोमल भी जब स्कूल जाने के लिए निकलती तो भावना देवी अगर आंगन में बैठी होती तो मुस्कुराकर अभिवादन कर देती। लेकिन नियति अपने खेल बहुत खामोशी से रचती है। एक दोपहर जब अभिजीत किसी ज़रूरी काम से ऑफिस में थे और घर पर सिर्फ भावना देवी और 2 साल का वंश ही थे, अचानक भावना देवी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्हें तेज़ चक्कर आया और वो सोफे पर गिर पड़ी। मासूम वंश अपनी दादी को इस हालत में देखकर घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कोमल उस दिन स्कूल से जल्दी आ गई थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अपने कमरे की खिड़की से उसने वंश के रोने की लगातार आवाज़ सुनी। उसे लगा कि बच्चा इतनी देर से क्यों रो रहा है। वो फौरन उठकर सामने वाले घर पहुंची। दरवाज़ा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर कोमल के होश उड़ गए। भावना देवी सोफे पर बेहोश पड़ी थीं और वंश उनके पास बैठकर बिलख रहा था। कोमल ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने सबसे पहले अपनी माँ मालती देवी को आवाज़ देकर बुलाया। फिर उसने तुरंत अपने परिचित डॉक्टर को फ़ोन किया। जब तक डॉक्टर आए, कोमल ने बड़ी समझदारी और धैर्य से काम लिया। उसने भावना देवी के पैर सहलाए, उनके चेहरे पर पानी की छींटे मारे और उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। डॉक्टर ने आकर जांच की और बताया कि समय पर ध्यान न देने पर स्थिति गंभीर हो सकती थी। उन्होंने दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी। इन सब के बीच छोटा वंश बहुत डरा हुआ था। कोमल ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में उठाया। उसने वंश के आंसू पोंछे, उसे अपनी गोद में झुलाया और उसे मीठी मीठी कहानियाँ सुनाने लगी। कोमल का स्पर्श इतना ममतामयी था कि जो बच्चा आधे घंटे से रो रहा था वो धीरे धीरे शांत हो गया और कोमल के गले से लगकर सो गया। शाम को जब अभिजीत घबराए हुए ऑफिस से लौटे तो उन्हें पड़ोसी रामेश्वर जी से पूरी बात पता चली। वो भागते हुए अपने घर पहुँचे। घर के अंदर का दृश्य देखकर अभिजीत ठिठक कर खड़े रह गए।
उनकी माँ आराम से बिस्तर पर सो रही थीं और कोमल कमरे के कोने में बैठकर बहुत ही धीमी आवाज़ में वंश को एक लोरी सुना रही थी। वंश कोमल की गोदी में अपना छोटा सा सिर रखे पूरी बेफिक्री से सो रहा था। अभिजीत जानते थे कि वंश स्वभाव में से बहुत शर्मीला था और किसी अनजान व्यक्ति के पास आसानी से नहीं जाता था। यहाँ तक कि ऑफिस की आया नैनी के पास भी वो रोने लगता था। लेकिन कोमल के साथ उसकी ये आत्मीयता देखकर अभिजीत हैरान रह गए। अभिजीत ने भराई हुई आवाज़ में कहा, कोमल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। अगर आज आप सही समय पर ना आती तो न जाने क्या हो जाता। कोमल ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभिजीत जी, धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। और वैसे भी आंटी जी अब ठीक हैं और वंश तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। उस दिन के बाद से दोनों परिवारों के बीच की दूरी हमेशा के लिए मिट गई। दिन बीतते गए और दोनों परिवारों की आवाजाही रोज़ की बात हो गई। कोमल का रोज़ का नियम बन गया था। स्कूल से आते ही वो कपड़े बदलकर भावना देवी के पास चली जाती, उनके खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखती। भावना देवी भी कोमल में अपनी बेटी का रूप देखने लगी थीं। वो घंटों बैठकर कोमल से बातें करती, उसके साथ अपने सुख दुख बांटती। वंश के लिए तो कोमल उसकी दुनिया बन चुकी थी। वो दिन भर कोमल आंटी करते हुए उसके पीछे घूमता रहता। कोमल उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसकी पढ़ाई कराती और उसके साथ खेलती। अभिजीत अक्सर शाम को ऑफिस से लौटकर चुपचाप खड़े होकर कोमल को देखते। वो देखते कि कोमल किस तरह बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के उनके बिखरे हुए घर को संभाल रही थी। कोमल के चेहरे पर सांवला रंग जरूर था, लेकिन उसका चरित्र इतना उज्ज्वल और विचार इतने पवित्र थे कि उसके सामने दुनिया की हर सुंदरता फीकी लगती थी। उसमें ना तो किसी बात का घमंड था, ना ही कोई बनावटीपन। वो जो थी बहुत निश्चल और सच्ची थी। अभिजीत के मन में, जिसने अपनी पत्नी के जाने के बाद किसी भी औरत को अपने जीवन में न लाने का पत्थर जैसा फैसला किया था, धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं। वो महसूस करने लगे कि कोमल की उपस्थिति से उनके घर की मुरझाई हुई खुशियाँ फिर से खिलने लगी हैं। उनकी माँ के चेहरे पर चमक लौट आई थी और उनका बेटा, जो माँ के प्यार से वंचित था, कोमल के आंचल में सुकून पा रहा था। अभिजीत अपने कमरे में देर रात तक सोचते रहते। उनका दिल कहता था कि सच्चा प्यार किसी के चेहरे की रंगत देखकर नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा, उसके व्यवहार और उसके चरित्र से होता है। समाज ने जिस लड़की को उसके रंग के कारण ठुकराया था, वही लड़की असल में किसी भी घर को स्वर्ग बनाने का हुनर रखती थी। एक रात जब वंश सो गया, भावना देवी ने अभिजीत को अपने कमरे में बुलाया। अभिजीत, भावना देवी ने बड़े प्यार से अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहिए, क्या बात है? अभिजीत ने पूछा। बेटा, श्वेता के जाने का दुख मुझे भी उतना ही है जितना तुम्हें। मैं जानती हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते थे और तुमने कसम खाई थी कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। लेकिन ज़रा वंश की तरफ देखो, वो बढ़ रहा है। उसे केवल एक देखभाल करने वाली की नहीं, बल्कि एक माँ के प्यार और दुलार की ज़रूरत है, जो उसे सही संस्कार दे सके। अभिजीत चुप रहे, उनकी आंखें झुकी हुई थीं। भावना देवी ने आगे कहा, और ज़रा कोमल को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ईश्वर ने ही उसे हमारे जीवन में भेजा है? उसका रंग सांवला है, इसी वजह से इस अंधे समाज ने उसकी कदर नहीं की, लेकिन उसका दिल सोने का है। वो मुझसे सगी बेटी की तरह प्यार करती है और वंश को अपनी जान से ज़्यादा चाहती है। अगर तुम शादी के बारे में सोचो तो कोमल से बेहतर लड़की इस दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। अभिजीत ने एक लंबी सांस ली और कहा, माँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे मन में भी कोमल के लिए बहुत सम्मान और आकर्षण जागा है। उसका स्वभाव और उसका चरित्र इतना पवित्र है कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन माँ, क्या ये कोमल के साथ अन्याय नहीं होगा? वो कुंवारी है और मैं एक विधुर हूँ।
जिसका 2 साल का बच्चा भी है। क्या उसके माता पिता इस बात के लिए तैयार होंगे? भावना देवी ने मुस्कुराकर कहा, बात करके तो देखो बेटा, नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। अगले ही दिन रविवार की सुबह अभिजीत ने हिम्मत जुटाई। वो सादे कपड़ों में सीधे रामेश्वर जी के घर पहुँचे। रामेश्वर जी और मालती देवी ने उनका सहर्ष स्वागत किया। चाय नाश्ते के बाद अभिजीत ने बेहद गंभीर और आदरपूर्ण स्वर में बात शुरू की। रामेश्वर अंकल, मालती आंटी, मैं आज यहाँ किसी पड़ोसी के नाते नहीं बल्कि एक प्रस्तावक बनकर आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी बात रखूँ। रामेश्वर जी थोड़ा हैरान हुए। हाँ हाँ अभिजीत बेटा, बोलो क्या बात है। अभिजीत ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, अंकल, मैं अपनी माँ भावना देवी, अपने मासूम बेटे वंश और अपने जीवन के खालीपन को भरने के लिए आपकी बेटी कोमल का हाथ मांगने आया हूँ। मैं कोमल से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। रामेश्वर जी और मालती देवी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मालती देवी के मन में तुरंत कई तरह के सवाल और हिचकिचाहट कौंधने लगी। उन्होंने संकोच करते हुए कहा, अभिजीत बेटा, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी ये दूसरी शादी होगी। आपके पास 2 साल का बच्चा भी है। कोमल हमारी इकलौती बेटी है, उसकी ये पहली शादी होगी। समाज क्या कहेगा कि हमने अपनी बेटी की शादी एक विधुर से कर दी। रामेश्वर जी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। हाँ बेटा, मालती सही कह रही है। फिर दूसरी बात ये भी है कि क्या कोमल दूसरे के बच्चे को वो माँ का प्यार दे पाएगी? क्या कल को कोई मतभेद नहीं होगा? अभिजीत ने उनकी सारी बातें बहुत शांति और धैर्य से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी सम्मानजनक मुस्कान थी। वो बोले, अंकल आंटी, आपकी हिचकिचाहट और आपकी चिंताएं 100% जायज़ हैं। कोई भी माता पिता अपनी बेटी के लिए पहली पसंद के रूप में एक विधुर को नहीं चुनेंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अभिजीत ने आगे कहा। आप लोग इतने सालों से कोमल के सांवले रंग की वजह से दुखी थे। समाज ने उसे सिर्फ उसके चेहरे की रंगत से नापा और उसके गुणों को अनदेखा कर दिया। लेकिन मैंने कोमल के सांवले रंग को नहीं, उसके सोने जैसे दिल, उसके निश्चल स्वभाव और उसके बेदाग चरित्र को देखा है। जहाँ तक वंश का सवाल है तो कोमल पहले ही उसके लिए माँ से बढ़कर बन चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोमल को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो इस घर में किसी की जगह लेने आई है। वो मेरे घर की मालकिन होगी और उसे वो सारा सम्मान और प्यार मिलेगा जिसकी वो हकदार है। अभिजीत की आवाज़ में इतनी सच्चाई और स्पष्टता थी कि रामेश्वर जी और मालती देवी की आंखें भर आईं। उसी वक्त बगल के कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी कोमल ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस सुकून के आंसू थे जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। इतने सालों में पहली बार किसी आदमी ने उसे उसके रंग से परे जाकर उसकी आत्मा और उसके चरित्र के लिए पसंद किया था। रामेश्वर जी ने उठकर कोमल को अंदर से बुलाया। कोमल सिर झुकाए आकर खड़ी हो गई। रामेश्वर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी कोमल, तुमने अभिजीत की बातें सुनी? हम तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं, तुम पर कोई दबाव नहीं है। कोमल ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों में अभिजीत के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। उसने बहुत ही धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, बाबूजी, समाज की नज़रों में भले ही ये दूसरी शादी हो, लेकिन मेरी नज़रों में ये एक ऐसे इंसान का साथ है जो दिल का सच्चा है। मुझे वंश की माँ बनने में और इस परिवार को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जो मर्जी होगी वही मेरी भी होगी। रामेश्वर जी ने भी अभिजीत को गले से लगा लिया। माता पिता का सारा डर और संकोच अभिजीत की सच्चाई के आगे पिघल कर बह गया था। शादी के लिए कोई बड़ा आडंबर या दिखावा नहीं किया गया। दोनों परिवारों की सहमति से पास के ही एक प्रसिद्ध मंदिर में बहुत सादगी से और पवित्रता के साथ विवाह संपन्न हुआ। कोमल ने लाल रंग की सादी सी साड़ी पहनी थी। हालांकि उसका रंग सांवला था, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर जो संतोष, गरिमा और अंदरूनी खुशी की चमक थी, उसने उसे दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन बना दिया था।
अभिजीत ने जब उसकी मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया तो कोमल को लगा कि उसकी ज़िंदगी का सारा अंधकार हमेशा के लिए मिट गया है। शादी के बाद जब कोमल ने अपने नए घर की चौखट पर पहला कदम रखा तो भावना देवी ने आरती उतारकर उसका स्वागत किया और उसे गले से लगा लिया। उसी समय 2 साल का छोटा वंश दौड़ता हुआ आया और उसने कोमल की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वो अपनी तोतली आवाज़ में बोला, मम्मा आप आ गईं। वंश के मुंह से पहली बार मम्मा शब्द सुनकर कोमल का दिल भर आया। उसने बिना एक पल गवाए घुटनों के बल बैठकर वंश को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसी एक पल में कोमल के सालों का दर्द, समाज के ताने और अकेलेपन हमेशा के लिए हवा में उड़ गए। दिन बीतते गए और कोमल ने अपने प्यार, समर्पण और सुघड़ता से उस घर की काया पलट कर दी। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सास भावना देवी की सेवा में जुट जाती। उनकी दवाइयाँ, उनका नाश्ता, उनका टहलना, कोमल हर चीज़ का समय पर ध्यान रखती। भावना देवी भी मोहल्ले की हर औरत से गर्व से कहती, भगवान ने मुझे बहू नहीं मेरी बेटी दे दी है। वंश के लिए तो कोमल ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। सुबह उसे नहलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफ़िन बनाना और शाम को उसे पार्क में घुमाने ले जाना। कोमल ने हर कर्तव्य इतनी शिद्दत से निभाया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वंश उसकी कोख से पैदा नहीं हुआ था। अभिजीत अपनी किस्मत पर नाज करते थे। जिस घर में कभी सन्नाटा, उदासी और अतीत का दुख छाया रहता था, आज वहाँ कोमल की पायल की छनक, उसकी मधुर हंसी, वंश की किलकारियाँ और माँ का आशीर्वाद गूंज रहा था। अभिजीत ने कोमल को हमेशा पलकों पर बिठाकर रखा। वो हर कदम पर उसका सम्मान करते और उसके फैसलों में उसका साथ देते। कोमल को आखिरकार उसकी तपस्या और उसके अच्छे संस्कारों का फल मिल चुका था। जिस सांवली लड़की को समाज उसकी त्वचा के रंग की वजह से ठुकराता रहा और जिसे कमी समझता रहा, उसी सांवली लड़की ने अपने उच्च चरित्र, पवित्र विचारों, निश्चल स्वभाव और असीम प्रेम से एक टूटे और बिखरे हुए परिवार को समेटकर खुशियों के स्वर्ग में बदल दिया था। कहानी से संदेश: इंसान की वास्तविक सुंदरता उसकी त्वचा के रंग या बाहरी रंग रूप में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके स्वभाव और उसके मन की पवित्रता में निहित होती है। बाहरी रूप और रंग तो समय के साथ ढल जाते हैं, लेकिन एक इंसान का अच्छा चरित्र, उसकी संवेदनशीलता और उसका सच्चा प्रेम युगों युगों तक घर और रिश्तों को रोशन रखता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।